9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं, डिटेलिंग बाद में करूंगा। मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 1 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिरायु और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो समान लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ, चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स है, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा सांझा एयरपोर्ट है जिसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो 9 का मैंने बताया, इसके अलावा खेल है, व्यापार उद्योग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सेना है, कर्मचारी हैं, टूरिज्म है, और ये जो हमारे सत्याग्रही और जो हमारे हिंदी आंदोलनकारी, और फिर मैं न बोलूं तो ठीक नहीं रहेगा, मीडिया के साथ भी हमने राम राम ठीक रखी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं अब एक एक विषय पर अगर आपसे थोड़ी साझी करता हूं मैं। जैसे मैंने परिवार पहचान पत्र बताया, 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर, एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारी ले सकते हैं। आज मैंने पर्टिकुलर कोई 1-2-3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता हूं तो 1 मिनट में निकल आता है, इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से सब चीजें निकल आती हैं। तो इसी प्रकार से जो योजनाएं और सेवाएं मैंने बताई हैं इसमें सरल पोर्टल में, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम से जुड़ी हैं या परिवार के काम से जुड़ी हैं, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अगर निकाल दी जाए तो व्यक्ति से जुड़ी और परिवार से जुड़ी भी 397 सेवाएं हैं और 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया अभी तक। तो इस प्रकार से हमारे परिवार पहचान पत्र में जाकर के लाभ उठाता है। ये जो प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन, 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी धक्के खाते, वही दरखास्त और लेकर के दस्तावेज बनाते, दफ्तरों के चक्कर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसी 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। इसी के माध्यम से जैसे किसी को अपना ये पिछड़ा वर्ग का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, वो उसको अपने आप मिलता है। जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उसी में से मिलता है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जा सकता है, लेकिन परिवार पहचान जो किसी प्रदेश ने अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, सब उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम तो स्वयं आई, मेरे पास आए कि आपके साथ ही मीटिंग करनी है, मीटिंग करके गए हैं और 8-9 प्रदेशों ने इस पर अध्ययन किया। इवन प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट्स को कहा है कि आप हरियाणा की परिवार पहचान पत्र का जो ये सिस्टम है इसका अध्ययन करिए और जहां तक संभव लागू करने की कोशिश करिए। आज नए कुछ कर रहे हैं। हाँ, जैसे एक हमारे पीएससीएम साहब ने बताया कि आज के दिन 42,431 ओल्ड एज पेंशन को पीपीपी से सेवा को यानी आज भेज रहे हैं, तो कल से उनका काम शुरू होगा। हाँ, तो 42,000 नई पेंशन आज के दिन ये बना रहे हैं। इस पिछले महीने 2 महीने के होंगे, ऐसा होता है ना, जिनके 60 हो जाते हैं फिर उसकी प्रक्रिया में महीना 2 महीना लगता है, लेकिन जो प्रक्रिया सब कंप्लीट होती ही फिर बटन दबाते हैं उसको पेंशन पहुंच जाती है। और ये हर महीने तकरीबन एक बार ये पुश होता है। वही अगले महीने से 1 तारीख से जैसी या तो पैसे जाएंगे। जैसे अभी जो वंचित परिवार हैं उनको जो 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए, इसमें 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल की वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके, वरना तो अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जब सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था, आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ, उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ऋण जो है डिस्बर्स हो गया। आयुष्मान भारत के साथ हमने योजना जोड़ी थी अपनी चिरायु हरियाणा, जो 15.5 लाख की बजाय और ये हमारी 38 लाख 38.5 लाख लाभ मिलेगा। एक नई जो बात की है कि 3 लाख तक, 180 से 3 तक भी उसका 50% जो ₹100 इसमें भी लोग जो हैं
वो काफी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और बहुत जल्दी उनको ये शुरू हो जाएगा। दयालु योजना, यानी गरीब परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ होती है जो 6 वर्ष से ऊपर का है, उनको एज के हिसाब से भी हमने कुछ राशि देनी शुरू किया। ये भी कहीं आज तक योजना शुरू नहीं हुई, लेकिन एक गरीब परिवार का कमाने वाला चला जाए तो उसको 5 लाख रुपए हम देते हैं, ताकि परिवार का कोई व्यवस्था में जमा करा लेंगे तो भी कुछ ना कुछ मंथली उसका इंटरेस्ट भी आ सकता है, या जैसी योजना बनाएंगे वो हमने देना शुरू किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी 10,000 रुपया रेडी फड़ी वालों को, 52,000 रेडी फड़ी वालों को ये भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से श्रमिकों के लिए भी जो न्यूनतम वेतन है वो हमने 161 रुपया, यानी प्राय डबल है। उच्च कुशल जो थे उनका 6,200 था, 13,600 है। इसी प्रकार पंजीकृत जो श्रमिक है उनकी बेटी की शादी में जो शगुन था वो भी पहले 51,000 था, बढ़ा करके 1,01,000 किया गया है। एक प्रकार से हर चीज डबल से नीचे हमने नहीं रखी है। नारी का सशक्तिकरण का, यानी ये भी एक प्रकार से जो गरीब परिवार हैं उसी के नाते से, और फिर जो नारी के सशक्तिकरण का विषय है, इन चीजों को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। पुलिस थाने 2 से 33 किया है। आशा वर्कर्स, इनका वेतन ये जब हम आए थे उस समय सिर्फ वेतन का मानदेय 500 रुपया था सिर्फ 2014 में, आज 6100 रुपया किया हमने मानदेय। उसके अलावा उनको अलग से जो उनकी योजनाओं की स्कीमों का जो मिलता है इंसेंटिव वो अलग है, वो अलग अलग प्रकार से, किसी का 5,000 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, 25-30 हज़ार रुपया भी ऐसी हमारी बहनें ले जाती हैं। तो इसलिए इनका भी हमने अभी 6100 रुपया वो कर दिया है। एक योजना हमने हरिहर योजना चलाई। हरिहर योजना यानी ऐसे बच्चे जो अबंडन है, एक अबंडन है, एक सरेंडर है। सरेंडर तो यह है कि माता पिता में से ही कोई आदमी किसी बाल गृह में छोड़ गया, अभी हम नहीं पाल सकते, आप इसको पाल लीजिए, कम से कम उसका परिवार का पता है कौन है कहाँ है। अबेंडेड वो हैं जो कहीं या तो मिल गए या कोई लावारिस छोड़ गए। कई जगह पर ऐसे, अब वो बच्चे कौन है, कैसे हैं, क्या है, विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ, उसका पालन पोषण करने के लिए कुछ सिस्टम तो हमारे बाल गृह हैं, सारे देश भर में है। लेकिन बाल गृहों में व्यवस्था क्या थी अभी तक कि 18 वर्ष के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। 18 वर्ष के बाद कहते हैं चलो बाहर जाओ और जाकर के अपने आप करो जो कुछ करना। हमने कहा कि नहीं, ये भी एक ऐसी जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, उसको 18 वर्ष के बाद भी संभाले, कोई तो संभाले। तो 18 से 25 तक की संभाल ये हरिहर योजना के अंतर्गत हमने उन बालकों के लिए कि 18 वर्ष होने के बाद पढ़ाई वो करता ही है, मैट्रिक अथवा +2 उसने कर लिया होगा। मैट्रिक कर लिया होगा तो ग्रुप डी, और 12वीं ये +2 कर लिया होगा तो ग्रुप सी। ये नौकरी उसको एक्स ग्रेशिया नौकरी अपने आप में दे देंगे। अभी पिछले साल हमने ऐसे 11 बच्चों को ये नौकरी दी है, और आगे भी इसका सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हमारे पास डाटा होता है। हर वर्ष जितने बच्चे उसमें 18 वर्ष के होते जाएंगे उनको काम देते जाएंगे। उसके आगे पढ़ाई करने का भी स्कोप उनका है। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी खर्च पर पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद आगे कंपटीशन में ग्रुप सी लें, ग्रुप ए लें, ग्रुप बी लें या ग्रुप ए लें, ये उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर है। लेकिन डी और सी ये उनको सुनिश्चित हमने कर दिया कि उनको ये नौकरी मिलेगी। 25 साल तक उनकी जो कमाई होगी, अगर वो सैलरी लेते हैं, वो अपना जमा रखेंगे। खर्च सारा सरकार करेगी जब तक 25 साल के होते हैं या उनकी शादी उससे पहले हो जाए। बाल आश्रम गृह वाले वो हमारी शादी की व्यवस्थाएं आपस में करते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनका परिवार अपना बस जाता है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है। तो ये हरिहर योजना एक यूनियन की योजना हमने बनाई है। हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी इसको अपग्रेड करके प्ले वे स्कूल 4,000 की पहले हमने बनाए हैं, और एक नए 4,000 की घोषणा की है। कल ही एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि आगे से प्ले वे स्कूल जो हैं उनका नाम रहेगा बाल वाटिका। और उसमें चूंकि नई शिक्षा नीति में अब ये प्ले वे स्कूल जो हैं यानी बाल वाटिका जो है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन सही से जाएंगे। जब तक वो बाल वाटिका में शामिल नहीं होते, आंगनबाड़ी में है, तब तक उसमें रहेंगे। जैसे वो आंगनबाड़ी से और स्कूलों में जाते जाएंगे फिर वो शिक्षा विभाग के साथ जुड़ जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में भी हमने 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया है कि भी 50% महिलाएं होंगी, 50% अन्य होंगे। ये भी अभी इस समय हमने किया है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लिंगानुपात 2014 में 871 था, और अभी पिछले महीने का जो डाटा हमारे पास आया है वो 932 आया है। तो इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट जो हुई है, ये भी एक सामाजिक एक ये कहना चाहिए कि सुधार की तरफ, एक आंदोलन की तरफ ये काम हमने 2014 में 15 में शुरू किया था, और उसके लिए बहुत से विभागों ने काम किया, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, पंचायतें, सबने काम किया। लेकिन संतोषजनक आज स्थिति है कि 932 का उसका आंकड़ा पहुंचा है, और आगे सुधरे ऐसी हमारी योजना है। जैसा मैंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 12 लाख किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपया ये सीधा हमने डायरेक्ट डाला है। हर एक एकड़ की फसल की और एंट्री होती है, वरना पता ही नहीं होता था प्लानिंग में, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंकड़े कुछ और होते थे, एग्रीकल्चर के कुछ और होते थे, इरिगेशन के कुछ और होते थे, फसल के आंकड़े ही मिलते नहीं थे। ये जब से ऑनलाइन हुआ शायद 3 सालों में, तो इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है। जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गए, अपने मन से खर्च करते हैं।
तो इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा कारगर उपाय ये किसानों के लिए हमने किया है। प्राकृतिक आपदा 2013 में जो सिर्फ 6,000 रुपए थी और 13 के नवंबर इन्होंने 10,000 घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई एक पैसा दिया नहीं था। हमने आते ही उसको 10,000 का 12,000 किया था, बाद में 15,000 किया। यानी जो 6,013 में था आज वो 15,000 रुपया है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी उसके बाद शुरू हुई, उसमें तो जो प्रीमियम भर के अपना कोई नुकसान का यानी मुआवजा लेता है उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि पूरे एरिया में कैसा नुकसान हुआ, क्या फसल है और उसको क्रॉप कटिंग में किस प्रकार से उसको मिलता है। यानी 15,000 पर न्यूनतम देते ही देते हैं, तो बहुत बड़ा एक लाभ उनको मिला है। अभी तक इस 9 साल में हम इस मुआवजे में 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं, 11,000 करोड़ रुपए, जबकि पिछली सरकार ने कुल मिलाकर के अपने 10 साल में 1,158 करोड़ रुपए डाले थे। वी आर 10 टाइम्स। वो अलग है, वो अलग है। ये सिर्फ सरकारी जो हम जो कंपनसेशन देते हैं आपदा वाले, उसमें एमएसपी पर हमको पता है कि मेन फसलें तो वही होती हैं जो सारे देश में होती है, लेकिन हमने छोटे लेवल पर भी जिनकी फसलें बहुत कम होती हैं उनको भी एमएसपी पर किया। तो 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीदते हैं, हालांकि बहुत पूरी जरूरी होती नहीं है। जैसे मूंगफली खरीदते हैं, जैसे मूंग खरीदते हैं, जैसे तेलहन खरीदते हैं, तिल खरीदते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी हम खरीदते हैं। इसी प्रकार से जो चीज हम न खरीद सकें, एक फसल खास करके इसमें हमने वो जुड़ी हुई है परमानेंट हुआ बाजरा, उसमें भावांतर भरपाई योजना कि मार्केट रेट और जो एमएसपी है उसके बीच का अंतर ये हम किसान को देते हैं, उसके खाते में डालते हैं। पिछले 4 साल से ये सफलतम प्रयोग चल रहा है। इस बार भी हमने 300 रुपये शायद घोषणा की। 300 रुपये अब धीरे धीरे एमएसपी का और बाजार भाव का गैप कम होता जा रहा है, वरना ये पहले हमने 600 किया था, फिर ये 450 हुआ था, इस बार 300 है। हम तो चाहते हैं कि मार्केट रेट एमएसपी बराबर हो जाए, सरकार को खरीदना ना पड़े, बाजार में ही बिक जाए। दक्षिण हरियाणा के टेल्स पर 300 टेल्स में 39 साल के बाद पानी पहुंचाया आफ्टर 39 ईयर्स, वरना तो वो नहरें तो बन गई थी। चौधरी बंसलाल जी के समय पर टेल खाले नहरें आखिर तक बना दी, पानी नहीं पहुंचा पाए। हमने उसका, हालांकि पानी हमारे पास आज भी कम है, लेकिन फिर भी योजना बनाना यानी उसका प्रबंधन करना, उसमें से ही कहीं मानो में लगता है ज्यादा पानी जा रहा है उसका थोड़ा कम करना, पानी बेकार जा रहा है उसको डाइवर्ट करना, या खास करके बरसात के दिनों में पानी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए। वरना तो बरसात में तो पानी रोक ही देते थे कि बढ़े नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ ना आ जाए। हमका एक दिन हमारा केवल 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जब हथनीकुंड पर पानी होता है उस दिन बंद करते हैं। उस 1 लाख के क्यूसेक तक लगातार दक्षिण हरियाणा में टेल्स तक पानी 3 महीने तक भेजते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जैसा चिरायु और आयुष्मान का मैंने बताया ही है कि बहुत बड़ी सुविधा हमने दी है। साथ ही हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हर जिले में एक बनाने की जो बात थी, घोषणा सब जिलों की हो गई है। कुछ जिले पाइपलाइन में यानी अभी है, जमीनें वगैरह ली जा रही हैं, कुछ जगह निर्माण कार्य शुरू हो गया, कई जगह उसके उद्घाटन भी हो गए हैं। आंकड़ों के रूप में यदि बताता हूं तो जो वर्किंग मेडिकल कॉलेज 2014 में 6 थे, आज वर्किंग मेडिकल कॉलेज सरकारी तौर पर ये 15 है। प्राइवेट वाला नहीं, इसमें प्राइवेट है, प्राइवेट मिला के तो 6 थे प्राइवेट मिला के, आज वो 15 है। और नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स का अगर एमबीबीएस की बात करूं तो उस समय 700 एडमिशन होते थे, क्योंकि तो निश्चित है एडमिशन तो सरकार के माध्यम से ही होते हैं। आज ये एडमिशन हो गए 2185, मोर देन 3 टाइम्स। और अब जो बाकी 8 मेडिकल कॉलेज और हैं जो भी पाइपलाइन में है, बन रहे हैं या घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्दी उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये सब बनने के बाद ये संख्या 23 तो हो ही जाएगी, तब तक और हो सकता है। प्राइवेट वाले भी कुछ आने की इच्छा करते हैं। 25 मेडिकल कॉलेज अगर होते हैं तो 3,500 एमबीबीएस की सीटें आने वाले 3-4 साल के बाद एक्सपेक्ट करते हैं। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, कहीं आयुष विद्यालय नहीं है तो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, ये भी हरियाणा में बनाया। आयुष को बढ़ावा देना ये हमारी प्राथमिकता है। अभी पिछले दिनों में एक जगह आया कि आयुष का बजट बहुत लगेगा इसमें, तो हमने कहा भी आयुष का बजट लगाने में आपत्ति इसलिए नहीं है कि आयुष के बाद लोग बीमार कम हो, और अगर बीमार कम होंगे तो हमारा हेल्थ का बजट कम हो जाएगा। अल्टीमेटली तो शरीर के ऊपर लगने वाला बजट, वो स्वस्थ रहें इस पर लगाना ज्यादा लाभकारी है। बीमार होकर के इलाज कराएं, अस्पताल में जाएं, डॉक्टरों की जरूरत पड़े, वो खर्च ज्यादा है। बीमार न हो ऐसे हम योग के माध्यम से, खान पान के माध्यम से आते सुधर जाए, या आयुष की पद्धति से इलाज हो, तो इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हमने वेलनेस सेंटर्स के ऊपर भी एक प्लान अपना बनाया है कि जो योगशालाएं हैं वहां सब जगह आयुष के वेलनेस सेंटर्स ये सब जगह बने, इसका भी हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो स्वामित्व योजना में लाल डोरा के अंदर 25 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको अपना मालिकाना हक ये मिला है, और ये योजना चलाने वाला भी हरियाणा प्रदेश पहले ही हमारा इनिशिएटिव है, और सारे देश में 8 प्रदेशों में तो ये लागू हो गया है। जैसे हमने कंप्लीट कर लिया है सारा ये काम अपना, बाकी प्रदेशों में भी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से साथ में शहरी जो स्वामित्व की योजना है, जिसके अंदर 20 साल से पुराने ऐसे व्यावसायिक संस्थान जो म्यूनिसिपैलिटीज के थे पहले, तो वो सारे उनको एक निश्चित रेट के ऊपर हमने दिए हैं, उनके नाम करा दिया, मालिक बना दिया। अब अन्य विभागों की जमीनें भी वहां थी, उसकी भी प्लानिंग बन गई है, वो भी सारी उनके नाम करा दी जाए, ताकि लोगों को पहली पीढ़ी कभी किराए पर लगी होगी, आज पैसा देने वाले लोग दे करके अपना मालिक पोस्ट में बन सकते हैं।
ये स्वामित्व शहरों में मोहित कितनी हो गई है? 3,500 के लगभग अभी हो गई है। उसमें से 2,900 की रजिस्टर हो गई और बाकी प्रोसेस जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो तो लगातार अप्लाई करते हैं, फिर उनके कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको कोई पुरानी किराया ऐसा भी ना हो ना कि कोई इलीगल बैठा है उसके बाद कुछ है ही नहीं, वो भी का मालिक बनाओ। तो कम से कम जो ऑथराइज्ड है उनको 3,500 के आसपास है, लेकिन अभी और भी दूसरे विभागों की बाकी है। और पंचायतों में हमने इंडिपेंडेंस बहुत दी है उन लोगों को, यानी डिसेंट्रलाइजेशन और उनका सशक्तिकरण कि अपने फैसले पंचायतें अपने आप करें, नगर पालिकाएं अपने आप करें। हम उनको साल का जो बजट है वो निश्चित करके देंगे। कभी किसी सरकार ने निश्चित जो कैलकुलेटेड बजट हमको कभी नहीं पहुंचाया। हमने ये तय किया था कि 7% ऑफ SOTR वो उनको जाना ही चाहिए। दोनों मिलाकर के आबादी के हिसाब से शहर का 45% है, नगरीय क्षेत्र का वो 55% है। उसको हर गांव को, हर शहर को उसकी आबादी के हिसाब से बांटते हैं, 4 किस्तों में देते हैं। काम जो कराना है उन्होंने कराया। हमारे पास हर छोटी मोटी बात के लिए, गली के लिए, नाली के लिए, आखिरी काम लोकल बॉडीज का है, स्वच्छता का, इसका उसका। बड़े प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, लेकिन छोटे काम जितने वो अपने आप करें, अपना निर्णय अपने आप करें। तो ये विभाग बने। पंचायती राज संस्थाओं में 8% पिछड़ा वर्ग ए, इनको हमने आरक्षण दिया। कभी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण ये होता नहीं था, तो हमने पंचायती राज में दिया और शायद शहरी निकाय में भी दिया, शहरी निकाय में भी दिया। हरियाणा देश का पहला राज्य है यहाँ पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बड़े संघर्ष के साथ बनवाया। पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अंगूठाटे का सिस्टम खत्म करो। इस नाते से गांव का भी इसमें एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सफाई कर्मचारियों का जो 8100 रुपया था, आज 14,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं। चौकीदार का जो 3500 रुपया था, आज 11,000 रुपये दे रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी जो 214 रुपया थी, आज 357 है। हालांकि ये केंद्र के साथ हर एक प्रदेश का एक सिस्टम है बना हुआ, वही तय करते हैं, लेकिन फिर भी किस जगह महंगाई और बाकी सब देख करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से तय होता है। 357 रुपया ये भी सारे देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनकम के हिसाब से भी हरियाणा के लोगों की इनकम अच्छी है। उस नाते से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 31 लाख घरों में नल से स्वच्छ जल ये पहुंचाया है, और इसमें भी शायद हमारा सैचुरेशन हो गया। हाँ, ये हमारा सैचुरेशन, हालांकि इसका टाइम लिमिट 25 तक की है। हमने 22 टारगेट रखा था और 22 में हमने ये पूरा कर लिया। और इसी प्रकार बिजली जो मैंने बताई, 24 घंटे बिजली, ये भी 5800 गांव के अंदर सीधी पहुंच गई है। शहरी निकाय के नाते से अनधिकृत कॉलोनियों का विषय इसके बाद भी आएगा, आज भी कुछ करने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो योजना हमारी बन गई है उसमें 2547 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां जो या तो हो गई हैं या रजिस्टर्ड है, जो आगे उसमें होने वाली हैं, लेकिन इन सबको हम इस वर्ष के अंदर पूरा करेंगे। इतना बड़ा अभियान अनधिकृत कॉलोनियों का ये कभी नहीं चलाया था। अगर पहले की भी थी तो केवल शहरी इलाके में की थी। अब हमारी लगभग 1000 के आसपास कॉलोनियां ऐसी हैं जो शहरी जो लिमिट है उससे भी बाहर दूर बनी हुई है। किसी गांव, बड़े गांव के आसपास बन गई, और गांव वाले कई बार वो नगरीय इकाई बनाना नहीं चाहते, पंचायत रखना चाहते हैं, फिर भी वहां कॉलोनी विकसित हो गई, सुविधाएं उनको भी चाहिए। कई बार कस्बों के आसपास इतनी दूर है कि सारा शहर के अंदर मिलाया नहीं जा सकता। तो ऐसी भी कॉलोनियां हैं जिनको अधिकृत करा रहे हैं, उन सबका भी आज बाद में सारा मैं बताऊंगा। शहरों के अंदर मेयर और अध्यक्ष का सीधा चुनाव ये कभी सोचा पर नहीं था, लेकिन हमने उसको सीधा कराया है। और मतलब इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके कारण से जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक खेल खेला जाता था मेयर के और अध्यक्ष के चुनाव में, वो सब चौपट हो गया, उसको हमने खत्म कर दिया। 4 बड़े शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई हैं, पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज ये अलग से, यानी जो MCG के या जो म्यूनिसिपल कमेटी या नगर निगम के लेवल के कामों से ऊपर के काम है, बड़े काम, बड़े हाईवेज हैं, बड़े एलिवेटेड रोड्स हैं, पुल हैं, ये सब, या स्टेडियम्स हैं। तो ऐसे बड़े काम जो हैं वो सारे डेवलपमेंट अथॉरिटी कराएगी। वो जो काम अभी तक या तो HSBP कराता था या कहीं और विभाग उसमें लगते थे, लेकिन अब अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी बनाई। बहुत अच्छा, कम से कम फरीदाबाद, सोनीपत सबसे पहले शुरू हुआ था, गुरुग्राम तो बहुत अच्छा एक विकास आप लोग सब देखते ही हैं, वो उसके कारण से निकला है। फरीदाबाद भी अच्छा काम कर रहा है, सोनीपत में शुरू हो गया है, और पंचकुला में शुरू हो गया है। 5वां वो हमने हिसार के अंदर भी इसको घोषणा की है बहुत जल्दी उसका गठन।